अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है और वो टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 9। इसका मतलब चैप्टर नंबर पहला, फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री बुक क्लास 10 केमिकल इक्विलिब्रियम। और हम इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में हम बहुत डिटेल में इस फुल चैप्टर को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर से जो भी सवालात आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं और टॉपिक्स है, वो मैंने सब कुछ लिखा है और मैंने वो सब कुछ एक नोट की है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल उस टॉपिक्स को देखते हैं कि इस चैप्टर में हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो ये है वो टॉपिक्स जो हम इसी केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टडी करेंगे, जिसमें पहला पहला टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। व्हाट इज रिवर्सिबल एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा है रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। चौथा है लॉ ऑफ मास एक्शन, डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। अब वो वक्त आ चुका है जो हमने इंतज़ार की थी और आज हम इसी वक्त पर अपना चैप्टर कंप्लीट करने वाला है और कंप्लीट स्टडी करने वाला है बहुत ही डिटेल में। तो अगर आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम देखना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह आपको हर चैप्टर यानी कि हर टॉपिक्स आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे और इसके लिए हम जाते हैं और बोर्ड को ले आते हैं। तो अब हम आ गए अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इस मैं इस तरह आप लोगों को डिस्कस करूंगा अपना टॉपिक के आप लोगों को उसके मेन डिफरेंसेस और उसके डिफिनीशन, उसके पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आएंगे इंशाल्लाह। अगर आप ये सवाल आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, तो आप ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो आप ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। व्हाट इज मेन डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो आप ये 8 पॉइंट्स यानी 4 पॉइंट्स इसका 4 पॉइंट्स इसका लिख सकते हैं। तो मैं अब और मैं आप लोग सोचेंगे कि आप लोगों ने ये आपने तो लिखा भी है। मैं इसलिए आप लोगों को इस तरह में पहले से मैंने लिखा है क्योंकि इस पर बहुत टाइम लगता है और मैं टाइम लगने पर मैं आप लोगों को कि जल्दी जल्दी आप लोगों को सब कुछ बता दो। तो पहला पॉइंट जो है रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल पार्ट रिवर्सिबल रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं विच अकर इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। अब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन नहीं जानते हैं आप लोगों को। अपना टॉपिक रिवर्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का भी अपना टॉपिक है। आप यूँ समझे आप अभी के ये रिएक्शन जो है इसमें फॉरवर्ड भी होता है और बैकवर्ड भी होता है। ओके, फॉरवर्ड मतलब राइट से लेफ्ट और बैकवर्ड मतलब लेफ्ट से राइट। मत इसका सिंपल ये आप समझे। लेकिन इरिवर्सिबल जो है ये ओनली जाता है, ये जाता है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। और ये ओनली गोज या ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। मतलब ये कि ये मैं डायग्राम बनाऊंगा आखिर में तो आप लोगों को समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट जो है वो है नेवर गोज टू कंप्लीशन। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ना ये कंप्लीट नहीं होता। ये अगर आप इसको 30 साल या 30 दिन या 30 घंटे या 30 मिनट दे ले या कर ले, ये जारी होगा। ये कंप्लीट कभी भी नहीं होता। ये गो नेवर गोज टू कंप्लीशन या कंप्लीट। ओके, ये गोज टू कंप्लीट, ये कंप्लीट हो सकता है। ओके, ये डिनोटेड बाय इसका जो यानी कि इसका जो इक्वेशन होता है ये डिनोट होता है डबल एरो से। ओके, और ये जो होता है ये सिंगल एरो से डिनोट होता है इसकी इक्वेशन। ये मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा। प्रोडक्ट कैन चेंज बैक इनटू रिएक्टेंट। इसका प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट ये चेंज हो सकता है रिएक्टेंट में।
अब आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं जानेंगे। रिएक्टेंट वो चीज या वो सब्सटेंस होते हैं जो कंबाइन हो जाते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। ओके, एक रिएक्शन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रिएक्शन है। ओके, यहाँ पर एक रिएक्शन है, इसमें ए प्लस बी, ये दोनों जो है ये रिएक्टेंट है। इस रिएक्शन का ये रिएक्टेंट है और ये सी प्लस डी जब बन जाए इसको प्रोडक्ट कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आया होगा। अब ये जो है ये प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट है इसकी सी प्लस डी, ये कभी भी इस यहाँ पर नहीं आ सकता, लेकिन इसकी ए प्लस बी जो है इसकी सी प्लस डी बैक आ सकती है। ये फॉरवर्ड भी जा सकती हो और ये बैक भी आ सकती है। तो मैं एक डायग्राम बना दूंगा जिससे आप लोगों को ये पॉइंट्स समझ में आएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया और यहाँ पर एक एक इक्वेशन लिख लिया। ओके, इस डायग्राम में फॉर एग्जांपल हम इसको हीट देते हैं, हीट यानी टेम्परेचर, और इसमें फॉर एग्जांपल हम पानी डाल देते हैं। अब इसका जो ढकना होता है उसको हम बंद कर देते हैं, यानी कि इसको हम बंद कर देते हैं। ओके, अब ये हीट ताजा है, इसके हेड के साथ लगता है और ये फिर वापस पानी में आता है। आप लोगों को जब चाय उबालता है, चाय जब तैयार होता है तो उसके ढकना जब ऊपर होता है तो वो इस तरह होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। ओके, ये फॉरवर्ड भी जाता है, इसका मतलब हुआ ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि फॉरवर्ड जाता है, बैकवर्ड भी आता है। ओके, फॉरवर्ड जाता है, बैकवर्ड भी आता है। नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये कंप्लीट नहीं होगा, ये सिर्फ जाता है, ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर नीचे। डिनोटेड बाय डबल एरो, यहाँ पर इसकी इक्वेशन है। ये डबल एरो पर आप लोगों को अगर कोई इक्वेशन दे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्वेशन है या इरिवर्सिबल का, तो अगर आप लोगों ने डबल एरो देखा तो आप लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट कि ये रिवर्सिबल है, और अगर आप लोगों ने सिंगल एरो देखा तो ये इरिवर्सिबल है। प्रोडक्ट कैन चेंज बैक इनटू रिएक्टेंट, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है और ये रिएक्टेंट में जाता है। ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट बनते हैं और ये प्रोडक्ट फिर आ सकते हैं। ओके, ओनली चेंज इनटू, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने हीट दे दिया। ओके, यहाँ पर इसका जो हेड होता है, जकना होता है, वो हम लोगों ने नहीं रखा। ये पानी जो है ये आखिरकार वो वेपर शक्ल में बन जाएगा और ऊपर जाएगा। तो ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट गोज टू कंप्लीशन, ये आखिरकार ये पानी जो है ये सब गैस में बदल जाएगा, वेपर्स में बदल जाएगा और यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोसेस। डिनोटेड बाय सिंगल एरो, ये सिंगल एरो पर डिनोट होगा, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस किया। प्रोडक्ट डू नॉट चेंज इनटू रिएक्टेंट, ये वेपर्स का कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि ये जब जाएगा तो ये तो इन्वायरमेंट में जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेन डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन का समझ में आया होगा। ये 4 पॉइंट से ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 आ सकते, 4 आ सकते, 3 आ सकते, 4 से ज़्यादा नहीं आ सकते। इसका डायग्राम समझ लें। हम आते हैं दूसरी टॉपिक की तरफ जो कि है केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? अब हम पढ़ेंगे सेकेंड नंबर टॉपिक जो कि है केमिकल इक्विलिब्रियम, और से थर्ड नंबर टॉपिक जो कि है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम का फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनीशन पढ़ेंगे। A reversible chemical reaction in which rate of forward reaction equal to rate of backward reaction. अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिफिनीशन में आप नोट करें, एक है रिवर्सिबल, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक है रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड एक है रेट ऑफ बैकवर्ड। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम हर डिफिनीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड की बात करते हैं। आया रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड है क्या? तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन है
आप डिफिनेशन इसकी लिख सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट फॉर यूनिट टाइम, कि एक सेकेंड यानी एक टाइम में कितने प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल यानी कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। और प्रोडक्ट बैकवर्ड की ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। ओके, रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, फॉर एग्जांपल ये A प्लस बी, ये जो है C प्लस डी, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। और ये भी हम इसी एक में डिफाइन इसको करेंगे। अब इस में देखो, ये जो है ये कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जांपल एक सेकंड में रिएक्टेंट 5 मॉलिक्यूल जाते हैं प्रोडक्ट में। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। अब एक सेकंड में 5 मॉलिक्यूल बैकवर्ड भी आते हैं रिएक्टेंट में, इन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आते हैं, रिएक्टेंट में। तो ये बैकवर्ड रिएक्शन हुआ, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। ओके, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड की डिफिनीशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड में डिफरेंस यानी कि आपको डिफिनीशन समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। रिवर्सिबल, एक वर्ड है रिवर्सिबल, एक है केमिकल रिएक्शन, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन, और आ रही है बैकवर्ड रिएक्शन। आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड तो आप लोगों को पता है। केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्विलिब्रियम जो है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये होता है केमिकल रिएक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन होगा। ओके, उसके बाद वो रिएक्शन दो तरह का होता है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। हम लोगों ने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होते हैं। इरिवर्सिबल जो फॉरवर्ड होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट बैकवर्ड में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो सकते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी जा सकते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं। ओके, तो मैं इस यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में फिर वापस आएगा, और ये प्रोडक्ट। अब इस पर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। फॉर एग्जांपल ये 50 मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट। ओके, इसका रिएक्शन हुआ 50 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की तरफ। ओके, अब यहाँ पर ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है। आप इमेजिन करें कि ये केमिकल रिएक्शन है। ये तो मैंने केमिकल रिएक्शन नहीं किया, एग्जांपल है। ओके, अब ये रिवर्सिबल आप कैसे बनाएंगे? रिवर्सिबल ये हुआ कि ये फॉरवर्ड भी जाएगा और ये बैकवर्ड भी आएगा। फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल यहाँ पर जाते हैं और 10 मॉलिक्यूल। अब थर्ड जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब ये है कि एक सेकंड में, यानी कि कितने टाइम में कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में जाएंगे। फॉरवर्ड का ये मतलब हुआ। फॉरवर्ड का मतलब ये हुआ कि ये प्रोसेस जो है ये कितने टाइम है। फॉर एग्जांपल ये एक सेकंड में 10 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, अब ये इक्वल होगा 1 सेकंड में ये भी 10 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाएगा। ये हुआ केमिकल इक्विलिब्रियम। मैं ये इसको मैंने आसान भी लिखा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसको भी आप लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, आपके बुक में भी है। और ये डायग्राम जो है ये बहुत ही, ये सवाल आ सकता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफ के साथ ये कैसा होगा। अब यहाँ पर जो है ये रिएक्शन जो है ये है रेट ऑफ, ये लाइन जो है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, और ये जो है ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। ओके, फॉरवर्ड है। अब मैं बी वर्ड लिखता हूँ एफ वर्ड, तो मतलब ये हुआ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ऐसा होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज होता है। ओके, बैकवर्ड नहीं होता। मैं इसका एक यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ, इसको मिटाता हूँ, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया। ये डायग्राम ये शो करता है कि ये एक, यानी एक ये
कंटेनर है, यानी ये एक, और ये एक जिसमें पानी मौजूद है, और ये इसका जो ये क्लोज है, मतलब ये बंद है। ओके, बंद है ये। अब और इसके अंदर से हीट जारी है, यानी कि टेम्परेचर है। अब ये आप लोगों को जब आपका घर में पानी या क्या चीज़ उबालता है, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि उसके जो ढक्कना होता है, उस पर एक छोटे छोटे वेपर्स होते हैं। अब अगर वो आप निकाले इस तरह करें तो आप वो देखेंगे। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन ये है इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन ये है कि ये वाटर कन्वर्ट होता है वेपर्स में, और वेपर्स यहाँ पर जमा होते हैं। अब यह वेपर्स जो है ये फिर वापस आते हैं। अब यहाँ पर देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये टाइम है, इस टाइम पर बहुत तेज है। ये सिर्फ फॉरवर्ड बजाता है। पहले पहले रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में जाता है तो पहले पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। अब जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेपर्स हो जाते हैं तो वो फिर बैकवर्ड आते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं वाटर में, और ये प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर आप ग्राफ देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। ओके, इससे ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इस टाइम ये फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज है और बैकवर्ड रिएक्शन ज़ीरो है। ओके, ये रिएक्शन है। ओके, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये मैंने गलत लिखी, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब ये कि रिएक्शन कितना रेट में है। ओके, अब यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 10 सेकंड लिखे। अब यहाँ पर जब रिएक्शन होता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट होता है। उसके बाद बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड थोड़ा थोड़ा कम आते हैं और बैकवर्ड जाता है। तो आखिरकार फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर एग्जांपल 5 मॉलिक्यूल जाते हैं और ये 5वां मॉलिक्यूल आते हैं, तो यह प्रोसेस सेम हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस लाइन का ये मतलब हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके हम बात करेंगे। अब हम आते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ, जो कि है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन एक लॉ है जो ये डिफाइन करता है कि the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactant substance. Okay, ये डिफाइन करता है कि जो केमिकल रिएक्शन का रेट है, मतलब ये कि ये केमिकल रिएक्शन लगा है यानी स्टार्ट है, उसका रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन सब्सटेंस। ओके, अब इसकी ये स्टेटमेंट हो गए। अब इसकी हम एक इक्वेशन निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, केसी की, और इसके लिए हम लोगों ने एक जनरल इक्वेशन लिया है a+b इज इक्वल टू c+d। ओके, ये एक इक्वेशन हम लोगों ने इसका निकाला है। हम लोगों को पता है कि एक इक्वेशन हम लोगों को पता है कि रेट, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है इज इक्वल टू, रेट ऑफ फॉरवर्ड है ये इक्वल हो टू, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ए और बी को। ओके, जब ए और बी को, मतलब ए का मतलब यहाँ पर क्या है, एक ए और बी रिएक्टेंट है। यहाँ पर मैं आप लोगों को साफ लिखूंगा a+b है रिएक्टेंट, और जो c+d होगा वो होगा प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है ये है प्रोडक्ट। ओके, पी से प्रोडक्ट, आर से रिएक्टेंट। ओके, अब जो चीज़ कंबाइन हो जाएगा उससे वो रिएक्टेंट, वो फॉरवर्ड रिएक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए प्लस, यानी ए बी, ए मल्टीप्लाई बी,
और इसको हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हम कट कर देते हैं ख़त्म करने के लिए, हम इक्वल लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे और वो कांस्टेंट ए यहाँ पर के एफ होगा। ओके, अब ये जो है ये एक इक्वेशन हो गया। इसको हम क्या का नाम देंगे? इसको हम स्टार का नाम दे देंगे। एक दो ये आप लिख सकते हैं, मैं स्टार का नाम देता हूँ। ओके, इसके बाद जो दूसरा है वो है रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ यहाँ पर मैं बैकवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सी प्लस यानी सी मल्टीप्लाई डी। ओके, ये इसको भी हम यू कर लिखेंगे कि रेट ऑफ बैकवर्ड, इसको हम यू लिख सकते हैं और इसको हम फिर यू भी लिख सकते हैं कि के एफ सी और डी, इसको हम यू लिख सकते हैं। अब इसको हम नाम देंगे दो या बी, या हम यहाँ पर क्या हम नाम देंगे? ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है, तो हम यहाँ पर बैकवर्ड लिखेंगे। बैकवर्ड या रिवर्स। ओके, आप रिवर्स भी लिख सकते हैं, बैकवर्ड को रिवर्स भी कहते हैं। ओके, रिवर्स आसान होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डबल स्टार। ये इक्वेशन नंबर डबल स्टार हो गया के आर नन आर आर इज इक्वल टू, माने इसका मतलब है रेट ऑफ रिवर्स यानी रेट ऑफ बैकवर्ड। इसका बैकवर्ड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट हुआ के आर या कर के एफ। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम इसके बाद हम लिखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हमको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है, तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं और इसके बाद हम लिखेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैंने इससे पहले टॉपिक पे समझाया। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको हम ये लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी बैकवर्ड रिएक्शन, और यहाँ पर ये इसका हम वैल्यू पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ आर एफ एंड आर आर। ओके, अब जब हम पुट करेंगे तो इसका वैल्यू है के एफ का, आर एफ का वैल्यू है के एफ ए बी, और ये इक्वल टू हो गया के आर सी और डी। ओके, इक्वेशन मतलब ये हुआ कि हम एक और दो इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन द इक्वेशन 1 and 2। ओके, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। पुट द वैल्यू ऑफ वर्स एंड यहाँ पर लिख सकते हैं एंड कंबाइन इक्वेशन 1 इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार। ओके, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। उसके बाद अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं कि के एफ इज इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाई कांस्टेंट हम यू लिख सकते हैं, और ये हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सी डी डिवाइडेड बाई ए बी। ओके, इसके बाद ये जो ये है ना, ये जो है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को कांस्टेंट हम लिख सकते हैं, तो ये के सी के नाम से हम लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से। तो इसका मतलब हुआ कि के सी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, सॉरी ए मल्टीप्लाई बी। तो इसका ये मतलब हुआ। अब यहाँ पर हम सी डी ए
और बी। इसको हम फिर डिफाइन करेंगे जब यूनिट्स या एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। तो ये हुआ केसी का इक्वेशन। आप लोगों को डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है। ड्रा यानी इक्वेशन डिराइव या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोगों को ये समझना होगा। मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान अल्फाज में समझ दिया। मैं एक बार फिर बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने a प्लस बी ये इक्वेशन लिया। ओके, इक्वेशन को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तब्दील करेंगे इस डिफिनीशन के बराकस कि केसी यानी कि रेट ऑफ इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस। तो ये सब्सटेंस हो गया। ओके, अब इसको a प्लस बी इज इन द ये हम लोगों ने लिया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन 1 बनाया। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई डी, ये हम लोगों ने इक्वेशन 2 स्टार डबल स्टार बनाया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड कंबाइन द इक्वेशन 1 and 2 एंड पुट टू वैल्यू इन आर एफ एंड आर आर। केफ इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने अपना स्टार 1 का वैल्यू लगाया, आर आर का वैल्यू यहाँ पर लगाया। इसको हम इधर लाया और इसको हम इधर लाया। यह हमारे पास एक और टॉपिक इक्वेशन बना और के सी इज इक्वल टू ये हो गया। तो यहाँ पर इसका डिफिनीशन कंप्लीट, मतलब इसका क्या हुआ। अब हम इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 9.2 एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं बुक में। इसने यहाँ पर N2 प्लस 3H2, यहाँ पर हम लोगों को 2NH3 का इक्वेशन दिया है और वो ये बोलते हैं कि राइट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन यानी इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म अमोनिया टू एट 150 टू 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 450 टू 500 विल बी आयरन इज यूज्ड टू कैटेलाइज। ओके, तो हम इसका डिफिनेशन आप इस तरह लिख सकते हैं। अब इसका शॉर्टकट मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये क्या है, ये प्रोडक्ट है और यहाँ पर ये हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, प्रोडक्ट। ओके, ये क्या है, ये रिएक्टेंट है और यहाँ पर हम लोगों ने रिएक्टेंट। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन आया था, के सी इज इक्वल टू सी प्लस टी ए प्लस बी और यहाँ पर छोटे छोटा हम लोगों ने अल्फ़ाबेट लगाए थे कि डी प्लस डी, डी पर ऊपर डी, सी पर ऊपर सी, ए पर ऊपर सी, ए बी पर बी। ओके, अब हम बात करेंगे। हम अब ऐसे करेंगे कि ये वर्ड जो आता है ना, जो आगे आता है एक कंपाउंड या ये किसी चीज से आगे आता है, ये इसका पावर होता है। ये आप नोट कर ले। ओके, मतलब ये 3, ये मतलब ये 2 और ये जो नीचे आता है इसके साथ आता है, इसके बाद आता है H के बाद N के बाद NH, 3 के NH के बाद यहाँ पर 3। ये इसकी क्या है, ये इसके साथ लगाएंगे यहाँ पर। अब हम लिख सकते हैं कि KC इज इक्वल टू, इसका मतलब यहाँ पर हम यू भी लिख सकते हैं कि KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये रिएक्टेंट है A प्लस बी और यहाँ पर, और ये C प्लस डी प्रोडक्ट है, तो हम ये C प्लस डी, C और D की जगह प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, A और B के जगह रिएक्टेंट को लिख सकते हैं। तो KC इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट किया है तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ये आप फार्मूला बहुत ईजी है। यहाँ पर ये है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यू लिखेंगे NH डिवाइडेड बाई N और H, यू लिखा। अब ये जो नीचे आता है ये आप यू उसी के साथ लिखे 2 2 2 2 और 3। ये ऊपर ये जो आता है आगे वाला, इसको हम पावर डालेंगे। पावर डाला
इसके साथ पावर नहीं है तो हम यू लिखेंगे, और इसके साथ भी 3 पावर है तो इसको हम 3 लिखेंगे। तो आप इसका डिफिनिशन, आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि के सी इज इक्वल टू ये और ये आप लोगों ने देखना है। इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान होता है, ये देखना है कि ये कहाँ पर लिखेंगे और इसको कहाँ पर लिखेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे और क्वेश्चन हल होगा। इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 3.9.3, तो आप लोगों ने उसको इसी तरह हल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉ ऑफ मास एक्शन और इसके केस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यानी इक्वेशन को आप लोगों ने समझना होगा। यह समझ आई होगी आप लोगों को। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कंडीशन ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम। तो अब हम पढ़ेंगे इसका अगला टॉपिक जो कि है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर छोटा टॉपिक हो, आसान टॉपिक हो, मैं भी फिर भी आप लोगों को बताऊंगा। इसका आप 4 या 5 कंडीशन लिख सकते हैं। पहला कंडीशन जो है वो ये है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉइंट तो आप समझ में आया होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कैसे इक्वल होगा। ये इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट में जाते हैं, ओके, इसका फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, इसका बैकवर्ड ये हुआ, अब ये इक्वल होगा। जितना मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में फॉरवर्ड यानी फॉरवर्ड में जाएंगे उतना बैकवर्ड में आएंगे, ओके। जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे उतना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आएंगे। ये पहला कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम ये इक्वल होगा। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। कंसंट्रेशन जो है ये भी आसान है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ रिएक्टेंट सेम होगा, ओके। इसके बाद थर्ड नंबर जो है वो है सिस्टम क्लोज्ड। ये सिस्टम क्लोज्ड होगा। मैंने पहले ही टॉपिक्स में आप लोगों को बताया था रिवर्सेबल में कि अगर ये क्लोज ना हो तो ये कंप्लीट हो जाएगा, और वो रिएक्शन जो कंप्लीट होता है वो इरिवर्सिबल होता है, और इरिवर्सिबल इक्विलिब्रियम में नहीं होता। इक्विलिब्रियम में कौन सा होता है? रिवर्सेबल रिएक्शन। जो रिवर्स होता है, जो कंबाइन हो जाता है, वो कंप्लीट भी नहीं होता, और जो कंप्लीट नहीं होता वो मतलब ये है वो क्लोज होता है। मैं उम्मीद करता हूँ इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन फॉर एग्जांपल एक किसी चीज़ या कंटेनर में होता है वो क्लोज्ड होगा। ओके, ये प्रोडक्ट फिर ये इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड होगा। अगर ये क्लोज ना हो तो ये इसमें खाली सिर्फ फॉरवर्ड, और वो रिएक्शन जिसमें सिर्फ फॉरवर्ड होता है वो इरिवर्सिबल होता है, और इरिवर्सिबल इक्विलिब्रियम में नहीं होता। इसके बाद टेम्परेचर और प्रेशर है। टेम्परेचर ये है कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, यानी कि ये इस तरह नहीं होता कि कभी ज़्यादा कभी कम, और प्रेशर भी इसी तरह होता, यानी कि कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब आप लोगों को पता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इसके जो टॉपिक्स हैं मैंने आप लोगों को सिर्फ बताना था, लेकिन बताया, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ये मैंने आप लोगों को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिमेन कांस्टेंट, सिस्टम क्लोज, टेम्परेचर ये बहुत है इजी है। इसके बाद एक और टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इसके यूनिट जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिफिनीशन और इसके यूनिट्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम चलते हैं और उस टॉपिक को देखते हैं कि वो टॉपिक क्या बोलता है। अब हम बात करेंगे चैप्टर के लास्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। ये दो टॉपिक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। इट्स यूनिट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम के दर बरकस यानी इक्विलिब्रियम में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेशियो होता है उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिया, ये एक छोटा सा एग्जांपल और डेफिनेशन है। इसके बाद इट्स यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स, ये बहुत अहम है, ओके। इसमें 3 केसेस है, आप लोगों ने देखा, केस नंबर 1, 2, 3। ये केसेस ऑन द बेसिस ऑफ के कब होगा, कब नहीं होगा, कब ग्रेटर होगा, कब लेस होगा। तो फर्स्ट केस के बारे में हम बात करेंगे, केसी हैज नो यूनिट, कि केसी क्या
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का केसी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, अब इसका यूनिट क्यों नहीं होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नो यूनिट फॉर ए रिएक्शन। एक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट नहीं होगा। इन विच द नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ रिएक्टेंट यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होगा, उस टाइम पर एक केसी का यूनिट नहीं होगा। तो हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल के बारे में। ये एक एग्जाम्पल है, यानी कि एक इक्वेशन है। तो हम इसकी इक्वेशन की हम देखते हैं कि एक इक्वेशन के यूनिट नहीं आता है, क्या आता है। अब एक इक्वेशन को हम किस तरह लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे यूनिट ऑफ केसी इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे यानी केसी इज इक्वल टू, हम यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, तो सॉरी, केसी इज इक्वल टू, इसको हम किस तरह लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे Hi2, ये इसका डिफिनेशन है, H2I। ओके, यहाँ पर IB2 है। ओके, अब ये क्या हुआ? ये इसका इक्वेशन हुआ। अब इसका यूनिट हम किस तरह लेंगे? यूनिट ऑफ केसी, ये तो इक्वेशन हुआ, इक्वेशन तो हम लोगों ने पढ़ा है केसी। अब ये जो है ये लिखेंगे हम मोल पर डीएम क्यूब, मोल डॉट कम डॉट सॉरी डॉट डीएम क्यूब -3। ये होता किस तरह है? ये इस तरह होता है कि अब अगर आप HI का लिखेंगे, HI का आप इस तरह लिखेंगे कि मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, ये इस तरह लिखता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा मोल पर डीएम क्यूब। तो हम इसको हम ऊपर रहेंगे तो ये लिख सकते हैं मोल मल्टीप्लाई डीएम क्यूब -3। ओके, ऊपर जाएगा तो उसका पावर माइनस होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा। अब इसके नीचे हम फिर लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब -3 मल्टीप्लाई मोल पर डीएम क्यूब, इसका हम फिर लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब। इसका ये हुआ, यही इसका हुआ, यही इसका हुआ। इस पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर हुआ। अब मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, डीएम क्यूब का स्क्वायर मतलब मोल पर डीएम क्यूब मल्टीपल डीएम क्यूब, इसका ये मतलब है। तो हमारे पास टाइम यानी कि जगह कम है, तो हम यू लिख सकते हैं कि मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर और मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर। तो हम इसको काट करेंगे। तो इसका काट करने के बाद इस पर नो वैल्यू आएगा, तो इसका नो यूनिट्स हुआ। ओके, नो यूनिट। इसके बाद आते हैं, इसका हुआ नो यूनिट। ओके, अब इसके बाद आते हैं, ये मिटाओ मोल पर डी एम क्यूब, इसका मतलब। ओके, ये अब इसके बाद आते हैं सेकेंड केस की तरफ के। सेकेंड केस क्या बोलता है? सेकेंड केस बोलता है कि केसी हैज यूनिट फॉर ए रिएक्शन इन विच, इस केस में केसी का यूनिट होता है तो किस तरह? इन विच द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। इस मर्तबा प्रोडक्ट की मोल ग्रेटर होता है रिएक्टेंट के, ग्रेटर देन रिएक्टेंट। इसके इक्वेशन ये है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं कि केसी इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको नहीं लिखता, मैं इसका यहाँ पर लिखता हूँ कि केसी इज इक्वल टू एन, सॉरी, प्रोडक्ट पहला NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4। ओके, ये हुआ। अब ये तो हुआ, अब इसको हम नीचे लिखेंगे कि यूनिट ऑफ केसी इज इक्वल टू NO2। ओके, इसका हुआ मोल पर डीएम क्यूब, स्क्वायर है, और नीचे है मोल पर डीएम क्यूब। तो यहाँ पर एक तो कट हुआ, यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि मोल पर डीएम क्यूब है।
तो इसमें एक तो कट हुआ, एक तो कट किया, लेकिन एक बकाया हुआ, तो मोल पर डीएम क्यूब बाकी हुआ और ये इसका यूनिट हुआ। यूनिट ऑफ दिस रिएक्शन इज मोल पर डीएम क्यूब। ये इसका क्या हुआ? यूनिट हुआ। इसके बाद तीसरे की तरफ आते हैं। तीसरा जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस यहाँ पर लिखेंगे। आप लोगों को यह तो पता है कि कैसे के हम किस तरह लिखेंगे, लेकिन फिर भी मैं लिखूंगा कि एच एन, ये तो मैंने हाल भी की थी, स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन टू और H2 की 3। ओके, अब इसकी डिफिनेशन आपके इसके हम किस तरह लिखेंगे? मोल डेट डीएम क्यूब। सॉरी, केस नंबर 3 तो मैंने पढ़ा नहीं। केस नंबर 3 में भी ये केसी की यूनिट होता है। सिमिलरली केसी हैज यूनिट फॉर अ रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन। यहाँ पर प्रोडक्ट की मोल जो होता है वो कम होता है रिएक्टेंट से, तो यहाँ पर मोल पर डीएम क्यूब होगा और यहाँ पर N2 और N2H3। ओके, और यहाँ पर तो यहाँ पर हमें आई एम सो सॉरी, यहाँ पर तो हम मोल पर डीएम क्यूब लिखेंगे, तो ये मोल पर डीएम क्यूब हो गया, मोल पर डीएम क्यूब, और यहाँ पर इसको हम ये भी लिख सकते हैं और मोल पर डीएम क्यूब। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी लिखा और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर यहाँ पर है तो हम ये, तो स्क्वायर स्क्वायर कट हो गया, लेकिन इसका यूनिट हुआ 1 और मोल पर डीएम क्यूब -3, ये इसका यूनिट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस यूनिट्स की केसेस 3 केसेस है, या तो केसी यूनिट नहीं होगा, या होगा तो ग्रेटर होगा प्रोडक्ट की मोल रिएक्टेंट से, या लेस होगा प्रोडक्ट की मोल रिएक्टेंट से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा टॉपिक्स समझ में आया होगा, जिसमें पहला में हम लोगों ने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल के डिफरेंसेस यानी कि इसके पॉइंट्स दिख सकती, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके बाद डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ केसी की इक्वेशन कि केसी को हम क्यों लिख सकते हैं, केसी की इक्वेशन केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट यानी कि सी डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाई डी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाइड बी। ओके, उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम हम लोगों ने पढ़ा, बहुत ही इजी टॉपिक था। उसके बाद आखिर में आज अब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट को पढ़ा, जो बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक था और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक्स होगा वो आप लोगों को करता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इस चैप्टर से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह इस वीडियो को देखते रहे। और अगर आप लोगों को ऐसे लॉ बेस्ड क्वेश्चन समझना है तो आप लोग ऐसे लोग, मैंने MCQs एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और आप इस तरह कर सकते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाए और मैं इस चैप्टर के साथ जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा मैं उसको इंशाल्लाह आपके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप लोगों को उसको देखना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एसिड बेस और साल्ट की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।